अध्याय 2 ल्हासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत को जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी टीला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना ही औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर आने नहीं देते, तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू आपको अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी की टोटीदार बर्तन यानी खोटी में रख के आपको दे देंगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। परित्यक्त चीनी टीले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के रास्ते से आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमती के जान पहचान के आदमी थे और भी मंगे रहते थे। अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भी मंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को भी सज़ा मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थान में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं जो कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम मंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतारकर जीभ निकाल कुची कुची एक पैसा कहते भी मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमती से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ भी लेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। ना वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं।
शायद 2 एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत ही पिछड़ गया और मैं डोनकिन वास्ता की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगा तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता लेकर मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमती इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमती को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर को वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमती के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के डंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही डंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमती ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती थी। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगड़ी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम कभी नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। वे बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना पड़े। यहाँ एक अच्छी मंदिर था जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगड़ी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। प्रश्न 1। थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर भिकमंडी के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। क्यों? उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है कि इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व।
तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरी बात कि तिब्बत के लोग शाम के 6 बजे के बाद छंग पीकर मस्त हो जाते थे, तब वे यात्रियों की सुविधा पर ध्यान नहीं देते थे। प्रश्न 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर, उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून न होने के कारण यात्रियों को हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, तब देखते थे कि उनके पास कुछ है भी या नहीं। इस तरह हमेशा जान जोखिम में रहती थी। प्रश्न 3, लंडकोर के रास्ते में अपने साथियों से किस कारण जो लेखक है वो बिछड़ गए? उत्तर, लेखक लंडकोर के रास्ते में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गए। पहली बात, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था। दूसरा, वह रास्ता भटककर 1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए और फिर उन्हें वहां से वापस आना पड़ा। प्रश्न 4, लेखक ने शेखर के विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर, लेखक जानता था कि शेखर विहार में सुमति के यजमान रहते हैं। सुमति उनके पास जाकर बोध गया के डंडों के नाम पर किसी भी कपड़े का डंडा देकर दक्षिणा वसूल करते थे। इस काम को वे हफ्ता लगा देते थे, इसलिए लेखक ने उनको जाने से मना कर दिया था। प्रश्न 5, कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर, अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह भूलवश रास्ता भी भटक गए। दूसरी बार उन्हें बहुत ही तेज धूप के कारण भी परेशान होना पड़ा। प्रश्न 3, कि प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था? उत्तर, उस समय इस यात्रा वृतांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थी। महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थी। निम्न श्रेणी के भिक्षुकों को छोड़कर कोई भी किसी के भी घर आ जा सकता था। पुरुष वर्ग शाम के समय छठ पीकर मदहोश रहते थे। वे डंडों पर अगाध विश्वास करते थे। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। प्रश्न 7, अब पुस्तकों के भीतर था मैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसका क्या मतलब है? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। लेखक के चारों तरफ पुस्तकें थी, या पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो देखो, अब मैं पुस्तकों के भीतर था, इसका मतलब है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ठीक है, पहला जो हमारा ऑप्शन है ना क, ये इसका उत्तर हो।